साल था 1985। दुबई अभी वो दुबई नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। कोई बुर्ज खलीफा नहीं, कोई पाम आइलैंड नहीं, कोई लग्जरी मॉल्स नहीं, बस एक छोटा सा शहर था रेगिस्तान के बीच जो तेल की कमाई पर जी रहा था। और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शहर से एक ऐसी एयरलाइन उड़ेगी जो एक दिन ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक आदमी था जिसने सोचा था, उसका नाम था शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। और इनके दिमाग में एक सवाल था, अगर दुबई के पास तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या ये शहर फिर से रेगिस्तान बन जाएगा? तो इसलिए इन्होंने तय किया कि नहीं, दुबई को तेल पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ पर खड़ा करना है। और वो चीज़ थी लोकेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है। और एमिरेट्स की शुरुआत भी एक ऐसी घटना से शुरू हुई जो बेहद इंटरेस्टिंग है। देखिए, साल 1984 में दुबई की एक एयरलाइन थी, गल्फ एयर। ये एयरलाइन बहरीन, अबू धाबी, ओमान और दुबई, इन 4 गल्फ कंट्रीज के शेयर्ड एयरलाइन थी। दुबई इसमें पार्टनर था और गल्फ एयर दुबई से फ्लाइट ऑपरेट करती थी। लेकिन एक दिन गल्फ एयर ने एक डिसीजन लिया जिसने दुबई को हिला दिया। गल्फ एयर ने अचानक दुबई से अपनी कई रूट्स कम कर दी, फ्लाइट्स घटा दी और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि ये अपनी प्रायोरिटी बहरीन और अबू धाबी को देंगे, दुबई को नहीं। दुबई की गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि अगर फ्लाइट्स नहीं है तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, बिजनेसमैन नहीं आएंगे, ट्रेड नहीं होगी और दुबई का सपना, एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तब शेख मोहम्मद के भाई शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम, जो उस वक्त दुबई सिविल एविएशन के हेड थे, इन्होंने एक बड़ा कदम उठाने की सोची। इन्होंने कहा, हम खुद अपनी एयरलाइंस बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुई एमिरेट्स की कहानी। मार्च 1985 में दुबई गवर्नमेंट ने एमिरेट्स एयरलाइन की फाउंडेशन रखी। और सुनो, ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे, पूरी एयरलाइन को शुरू करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने दिए सिर्फ $10 मिलियन। आज की दुनिया में $10 मिलियन कुछ भी नहीं है। एक सिंगल बोइंग 777 की प्राइस करीब $350 मिलियन होती है। लेकिन 1985 में इन्हीं $10 मिलियन के साथ एमिरेट्स ने अपना सफर शुरू किया। शुरुआत में एमिरेट्स के पास थे सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट, एक बोइंग 727 और एक एयरबस A300, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA से लीज पर लिए गए थे। और साथ में था एक छोटा सा टीम। और 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स की पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई दुबई से कराची के लिए। और कुछ ही दिनों बाद बॉम्बे यानी आज का मुंबई और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू हुई। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। दुबई गवर्नमेंट ने एमिरेट्स को पैसे दिए, ज़मीन दिए, एयरपोर्ट दिया, लेकिन एक शर्त रखी, एमिरेट्स को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पर नहीं जीना है। मतलब इस एयरलाइन को एक असली बिजनेस की तरह चलाना था, एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाए। और यही वो डिसीजन था जिसने एमिरेट्स को बाकी गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन से अलग बना दिया। दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट एयरलाइंस है जो टैक्स पेयर के पैसों से जिंदा है। एयर इंडिया इसका एक एग्जांपल रहा है। लेकिन एमिरेट्स को पहले दिन से ही ये प्रेशर था कि खुद कमाओ, खुद चलो। लेकिन इसी सोच ने एक और अहम चीज़ को जन्म दिया, सही लोगों को चुनना। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसने एमिरेट्स को सिर्फ खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसे शेप दिया, सर मॉरिस फ्लेनेगन। फ्लेनेगन एक ब्रिटिश एविएशन एक्सपर्ट थे। इन्हें दुबई बुलाया गया था एमिरेट्स को सेटअप करने के लिए। और फ्लेनेगन ने एक ऐसी कल्चर बनाई जो उस वक्त की एयरलाइंस में नहीं थी, और वो थी कस्टमर को किंग मानो। इन्होंने कहा, हम दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन बनाएंगे, नॉट द बिगेस्ट, नॉट द चीपेस्ट, द बेस्ट। और इसके लिए इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई वो थी प्रीमियम एक्सपीरियंस एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ऐसी लग्जरी दो जो ब्रिटिश एयरवेज या लुफ्थांसा भी नहीं दे सकती, लेकिन इकोनॉमिक क्लास को भी इतना कंफर्टेबल बनाओ कि नॉर्मल पैसेंजर्स भी एमिरेट्स को चूज करें। ये सोच उस वक्त रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि उस जमाने में एयरलाइंस या तो लग्जरी देती थी या चीप होती थी, और दोनों एक साथ देने का आइडिया बिल्कुल नया था। लेकिन एमिरेट्स ने यही बैलेंस बनाकर अपनी पहचान बनानी शुरू की। तो अब तक कहानी स्ट्रेटजी की थी, लेकिन हर स्ट्रेटजी को एक सही फाउंडेशन चाहिए होता है। और एमिरेट्स के केस में वो फाउंडेशन पहले से मौजूद था, बस किसी को उसे पहचाना था। और वो फाउंडेशन थी दुबई की लोकेशन, जो एमिरेट्स की सबसे बड़ी नेचुरल स्ट्रेंथ है। अगर तुम वर्ल्ड मैप उठाकर देखो तो दुबई ठीक उस जगह पर बैठा है जहां यूरोप, एशिया और अफ्रीका का ट्रायंगल बनता है। अगर तुम लंदन से सिडनी जा रहे हो तो दुबई बीच में पड़ता है। अगर तुम न्यूयॉर्क से मुंबई जा रहे हो तो दुबई बीच में पड़ता है। अगर तुम टोक्यो से नैरोबी जा रहे हो, दुबई फिर वहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये जियोग्राफी का गिफ्ट है। दुनिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन दुबई से सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पर रहती है, और दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन 8 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये हुआ कि दुबई एक ऐसा पॉइंट है जहां से दुनिया का कोई भी मेजर सिटी रिलेटिवली आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन रुको, ये लोकेशन तो पहले से थी, तो फिर एमिरेट्स से पहले किसी ने इसे यूज क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब है विजन।
शेख मोहम्मद ने ये समझा कि लोकेशन अकेले काफ़ी नहीं है, लोकेशन को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा एयरपोर्ट चाहिए जो इतना बड़ा और एफिशिएंट हो कि दुनिया भर के लोग यहाँ रुकना चाहे, एक ऐसी एयरलाइन चाहिए जो इस लोकेशन का पूरा फ़ायदा उठाए। और इसलिए दुबई ने अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पैसेंजर के हिसाब से यहाँ हर साल 80 से 90 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो दुनिया के हर कॉर्नर से पैसेंजर को खींचती है, उन्हें दुबई में कनेक्ट करती है और फिर दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में पहुंचा देती है। और इसी सिस्टम के पीछे काम करता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, हब एंड स्पोक मॉडल। सोचो एक साइकिल के व्हील को बीच में एक हब होता है और इससे स्पोक्स यानी तिलियां निकलती है। एयरलाइंस के वर्ल्ड में यही मॉडल काम करता है। हब यानी एक सेंट्रल एयरपोर्ट जो दुबई है और स्पोक्स यानी दुनिया के सैकड़ों सिटीज जो इस हब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसे प्रैक्टिकली समझो, मान लो कोई पैसेंजर है जो लेगोस नाइजीरिया से मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट ढूंढे तो शायद मिले ही नहीं, क्योंकि इतने लॉन्ग और अनयूजुअल रूट पर डायरेक्टली फ्लाइट चलाना किसी के लिए भी फाइनेंशियली वायलेबल नहीं है। लेकिन एमिरेट्स ने क्या किया, एमिरेट्स ने लेगोस से दुबई तक एक फ़्लाइट चलाई और दुबई से मेलबोर्न तक एक फ़्लाइट चलाई। अब वो पैसेंजर दुबई में कनेक्ट करेगा और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। इस मॉडल को वर्क करने के लिए तुम्हें एक ऐसा हब चाहिए जो पहली बात जियोग्राफिकली सेंट्रल हो ताकि कनेक्शन लॉजिकल हो, दूसरी बात इतना एफिशिएंट हो कि पैसेंजर का कनेक्टिंग टाइम कम से कम हो, तीसरी बात खुद एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो ताकि कुछ पैसेंजर्स दुबई में ही रुके और टूरिज्म से रेवेन्यू आए। और दुबई इन तीनों बॉक्सेस को परफेक्टली टिक करता है। अब कंपेयर करो ये मॉडल उन एयरलाइन से जो पॉइंट टू पॉइंट फ्लाई करती है, मतलब एक सिटी से डायरेक्टली दूसरी सिटी। यूरोपियन एयरलाइंस मोस्टली यही करती थी, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से पेरिस, डायरेक्ट रूट्स। लेकिन इस मॉडल में रूट्स की संख्या लिमिटेड होती है और जब रूट्स लिमिटेड है तो पैसेंजर्स भी लिमिटेड है। एमिरेट्स ने हब एंड स्पोक मॉडल को इस तरह परफेक्ट किया कि आज एमिरेट्स 140 से ज़्यादा कंट्रीज में फ्लाई करती है। दुनिया के किसी भी मेजर सिटी से तुम चाहो तो दुबई के थ्रू कहीं भी जा सकते हो और यही एमिरेट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन ये सब आज की बात है, शुरुआत में हालात बिल्कुल अलग थे। 1985 में जब एमिरेट्स शुरू हुई तो एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उस वक्त दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री पर अमेरिकन और यूरोपियन कैरियर्स का राज था। पैन एम, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, ये एयरलाइंस डिकेड्स पुरानी थी। इनके पास मैसिव फ्लीट्स थी, ट्रेंड स्टाफ थे, स्टेबलाइज रूट्स थे और यहाँ था दुबई का एक नया वेंचर जिसके पास 2 लीज्ड एयरक्राफ्ट थे और जो कराची और मुंबई को फ्लाई कर रहा था। लेकिन एमिरेट्स के पहले साल के रिजल्ट देखकर लोग चौंक गए। पहले ही फाइनेंशियल ईयर में एमिरेट्स ने प्रॉफिट कमाया। छोटा प्रॉफिट था लेकिन था, ये एक सिग्नल था कि ये एयरलाइन कुछ अलग कर रही है और वो अलग था क्वालिटी। एमिरेट्स ने शुरू से ही अपने पैसेंजर को एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो इस प्राइस रेंज में कोई और नहीं दे रहा था। खाना बेहतर था, सीट्स कंफर्टेबल थी, स्टाफ फ्रेंडली था, वर्ड ऑफ माउथ फैला, पैसेंजर ने दूसरों को बताया और धीरे धीरे एमिरेट्स का नाम बनने लगा। और फिर आया वो मोड़ जहां इस ग्रोइंग एयरलाइन की असली टेस्ट होने वाली थी। 1990 गल्फ वॉर। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और इससे गल्फ वॉर शुरू हो गया। पूरी एविएशन इंडस्ट्री डर गई, मिडल ईस्ट में फ्लाई करना रिस्की लगने लगा। बड़ी एयरलाइंस ने गल्फ रीजन से अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी और एमिरेट्स ने उल्टा किया। एमिरेट्स ने अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू रखी और जब दूसरी एयरलाइंस गल्फ से भाग रही थी, एमिरेट्स ने उन रूट्स को भर दिया। जो पैसेंजर पहले ब्रिटिश एयरवेज या गल्फ एयर से फ्लाई करते थे वो अब एमिरेट्स से फ्लाई करने लगे। ये एक बोल्ड डिसीजन था, रिस्क था लेकिन रिवॉर्ड भी था। गल्फ वॉर खत्म हुआ, रीजन स्टेबल हुआ और एमिरेट्स के हाथ में थे वो रूट्स जो पहले कॉम्पिटिटर्स के पास थे। और एक बार पैसेंजर किसी एयरलाइन का लॉयल हो जाए तो वो आसानी से नहीं जाता। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एमिरेट्स ने रियल ग्रोथ देखी, जहां से फ्लीट एक्सपेंड होने लगी, न्यू रूट्स ऐड होने लगे और एमिरेट्स की पहचान एक रीजनल कैरियर से बदलकर एक इंटरनेशनल प्लेयर की बनने लगी। फिर आया वो दशक जब एमिरेट्स ने सब हिला दिया। 1992 में एमिरेट्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट शुरू की, मेलबोर्न और सिडनी। ये एक मैसिव डिसीजन था। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त लॉन्ग हॉल मार्केट में था जहां क्वांटस का राज था, लेकिन एमिरेट्स ने वहां घुसपैठ की और सक्सेसफुली की। 1994 में एमिरेट्स ने न्यू ईयर के लिए फ्लाइट शुरू की। अब ये सिर्फ एक रीजनल एयरलाइन नहीं रही थी, ये ट्रूली ग्लोबल एयरलाइन बन चुकी थी। और इसी दौरान एमिरेट्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो एविएशन हिस्ट्री में माइलस्टोन बन गया। एमिरेट ने तय किया कि वो सिर्फ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी, मतलब बड़े बड़े प्लेन्स, बोइंग 777 और एयरबस A380, छोटे प्लेन्स नहीं। क्यों? क्योंकि एमिरेट्स का मॉडल था हाई वैल्यूम
तुम लॉन्ग डिस्टेंस बड़े प्लेन्स में ज़्यादा पैसेंजर, ज़्यादा कार्गो और पर सीट कॉस्ट कम। एक बड़ा प्लेन छोटे 2 प्लेन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है और ऑपरेशन को सिंपलर बनाता है। आज एमिरेट्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा बोइंग 777 फ्लीट है और सबसे बड़ा एयरबस A380 फ्लीट भी। ये दोनों रिकॉर्ड सिर्फ एमिरेट्स के पास है। बोइंग 777 को समझो, ये ट्विन इंजन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जो 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी कर सकता है और नॉन स्टॉप 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा फ्लाई कर सकता है। एमिरेट्स ने इसे बल्क में खरीदा और जब तुम बल्क में खरीदते हो तो प्राइस नेगोशिएट होती है। एमिरेट्स को पर प्लेन एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है जो स्मॉलर एयरलाइन को नहीं मिलता। और एयरबस A380 ये तो एविएशन का ज्वेल है, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट, 2 डेक्स, 500 से 850 पैसेंजर्स और एक फ्लाइंग पैलेस जैसा एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, एयरबस A380 को ओरिजिनली बनाया गया था इस सोच के साथ कि एयरलाइन इसे मेजर हब्स के बीच चलाएंगी जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब A380 लॉन्च हुआ तो ज़्यादातर एयरलाइंस ने इसे खरीदने से मना कर दिया, उन्हें ये बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव लगा। लेकिन एमिरेट्स ने कहा हम लेंगे। एमिरेट्स ने A380 के सबसे बड़े कस्टमर बन गए। 100 से ज़्यादा A380 एयरक्राफ्ट एमिरेट के पास है और इसी A380 में एमिरेट्स ने वो फर्स्ट क्लास सूट बनाई जो दुनिया भर में फेमस हो गई। एक प्राइवेट कैबिन, एक डबल बेड, एक शावर और एक बार। जी हाँ, एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में एक बार जहाँ पैसेंजर्स खड़े होकर ड्रिंक्स ले सकते हैं, दूसरे पैसेंजर से मिल सकते हैं और खिड़की से क्लाउड देख सकते हैं। ये लग्जरी नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट जो कह रहा था एमिरेट्स इज नॉट जस्ट एन एयरलाइन, इट्स एन एक्सपीरियंस। लेकिन सिर्फ प्लेन्स और सर्विस से कहानी पूरी नहीं होती, इसके लिए कुछ और भी होना चाहिए, जैसे कि कुछ अनफेयर एडवांटेज जो एमिरेट्स को मिला और जिसके बारे में वेस्टर्न एयरलाइन सालों से कंप्लेंट करती आ रही है। पहली बात, टैक्स बेनिफिट। दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन 9% कॉर्पोरेट टैक्स देती है, अमेरिका में एयरलाइंस 21% कॉर्पोरेट टैक्स देती है, यूरोप में ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एमिरेट्स दुबई में जो भी प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स बहुत कम लगता है, ये एक मैसिव एडवांटेज है। मान लो एमिरेट्स ने एक साल में $1 बिलियन प्रॉफिट कमाया, अमेरिकन एयरलाइन ने भी $1 बिलियन कमाया। अमेरिकन एयरलाइन देगी $210 मिलियन टैक्स, एमिरेट्स देगी $121 मिलियन टैक्स। ये $121 मिलियन एमिरेट्स के पास रहता है जिससे ये नए प्लेन्स में, नए रूट्स में या बेटर सर्विस में इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरी बात, फ्यूल स्ट्रेटजी। दुबई एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, इसका मतलब है कि एमिरेट्स को हिस्टोरिकली फ्यूल में एडवांटेज मिलता रहा है। हालांकि एमिरेट्स ऑफिशियली कहती है कि वो मार्केट प्राइस पर फ्यूल खरीदती है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी टू ऑयल सोर्सेस और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक एडवांटेज जरूर देता है। इसके अलावा एमिरेट्स फ्यूल हेजिंग करती है, मतलब ये फ्यूचर में भी एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूल खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। जब ऑयल प्राइस बढ़ती है एमिरेट्स प्रोटेक्टेड रहती है। तीसरी बात, लेबर कॉस्ट। एमिरेट्स अपने स्टाफ को दुनिया भर से हायर करती है, पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स, सब डिफरेंट कंट्रीज से। और दुबई में लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में काफ़ी डिफरेंट है, इससे एमिरेट्स की पर एम्प्लॉय कॉस्ट कम होती है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, एमिरेट्स अपने एम्प्लॉय को वेल पे करती है। एमिरेट्स का कैबिन क्रू पैकेज इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लेबर पोस्ट स्ट्रक्चर उन्हें एडवांटेज देता है। चौथी बात, एयरपोर्ट चार्जेस। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो एसेंशियली एमिरेट्स का होम है, वहाँ एमिरेट्स को जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो दूसरे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में फेवरेबल है। लंदन हीथ्रू या न्यूयॉर्क JFK पर लैंडिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दुबई में एमिरेट्स को ये एडवांटेज है, लेकिन इन एडवांटेज ने एक कॉन्ट्रोवर्सी भी पैदा की। 2015 में अमेरिकन एयरलाइंस लाइक डेल्टा, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस ने US गवर्नमेंट को एक कंप्लेन फाइल की। इन्होंने कहा एमिरेट्स, कतर एयरवेज और इथाड को उनके गवर्नमेंट से $50 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडीज मिली है। ये अनफेयर कंपटीशन है, इससे अमेरिकन एयरलाइंस का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया। US कांग्रेस में डिबेट्स हुई, एमिरेट्स ने कहा हमें कोई अनफेयर सब्सिडीज नहीं मिलती, हम एक कमर्शियल सेल्फ सफिशिएंट एयरलाइन है और हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रूव करते हैं। और सच में एमिरेट्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रही है बिना किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी के। दुबई गवर्नमेंट इक्विटी शेयर होल्डर है, लेकिन एमिरेट्स को ऑपरेशनल सब्सिडीज नहीं मिलती। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं टैक्स एग्जम्पशंस, चीप लैंड, फेवरेबल एयरपोर्ट चार्जेस, ये सब इनडायरेक्ट सब्सिडीज ही है। ये डिबेट आज भी चल रही है और ये एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटल है। लेकिन इन सब के बीच एमिरेट्स ने एक और काम किया, इन्होंने दुनिया को कन्विंस किया कि ये अलग है। 2003 में एमिरेट्स ने एक ऐसा लॉन्च किया जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को शॉक दे दिया। एमिरेट्स ने बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट में एक नया फर्स्ट क्लास सूट इंट्रोड्यूस किया। इसमें था एक फुली एनक्लोज्ड प्राइवेट सूट, एक सीट जो फ्लैट बेड में कन्वर्ट हो जाए, 6 फुट 3 इंचेस लॉन्ग, पर्सनल मिनी बार,
23 इंचेस वाइड स्क्रीन टीवी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में 1000 से ज्यादा चैनल्स और एक कॉल बटन जो रियल चाइना में खाना सर्व करता था, ना कि प्लास्टिक में। पूरी दुनिया ने इसे देखा और कहा ये एयरलाइन कुछ और ही लेवल पर है। ट्रेवल मैगजीन ने इसे नंबर 1 रैंक दिया। सोशल मीडिया पर जो उस वक्त शुरू ही हो रहा था, एमिरेट्स की लग्जरी वायरल होने लगी। सेलिब्रिटीज ने एमिरेट्स को चूज करना शुरू किया और जब सेलिब्रिटी फ्लाई करती है तो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास भी उसी एयरलाइन को चूज करना चाहती है, कम से कम इकोनॉमी में। ये एक ब्रिलियंट मार्केटिंग मूव था। बिजनेस और फर्स्ट क्लास का लग्जरी एक एस्पिरेशनल इमेज बनाता है और वो इमेज इकोनॉमी क्लास पैसेंजर को भी एमिरेट्स की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि एमिरेट्स की इकोनॉमी क्लास बुकिंग बूम हो गई। अब एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं रही थी, ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुकी थी और इस ब्रांड को ग्लोबल बनाने में मार्केटिंग का रोल भी उतना ही बड़ा था। 2004 में एमिरेट्स ने अर्सेनल फुटबॉल क्लब के साथ डील की। अर्सेनल का स्टेडियम जो पहले हाई बरी था, उसका नाम बदला गया एमिरेट्स स्टेडियम। फिर कैम रियल मैड्रिड, एसी मिलन, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप, आईसीसी क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, टेनिस टूर्नामेंट, फार्मूला 1 रेसेस, हर बड़े ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट में एमिरेट्स का नाम था और इसका एक ही मतलब था, ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन। दुनिया का कोई भी स्पोर्ट फैन, चाहे वो फुटबॉल देखे, क्रिकेट देखे या F1, एमिरेट्स का नाम जानता था और जब वो अगली बार फ्लाइट बुक करने बैठता तो एमिरेट्स का नाम उसके दिमाग में था। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं था, ये इमोशनल कनेक्शन था। अब चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं जो इस पूरी कहानी को रियल बनाते हैं। 1985 में एमिरेट्स के पास थे 2 एयरक्राफ्ट, कुछ 100 एम्प्लॉयज और 2-3 रूट्स। 2023-24 में एमिरेट्स के पास है 260 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज, 140 प्लस कंट्रीज में रूट्स और एनुअल रेवेन्यू लगभग $33 बिलियन। एक एयरलाइन जो $10 मिलियन से शुरू हुई थी, आज $33 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है। 2023-24 में एमिरेट्स ग्रुप ने $5 बिलियन का रिकॉर्ड प्रॉफिट अनाउंस किया, जो इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक फिलॉसफी की जीत है, एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है क्वालिटी, कनेक्टिविटी और बोल्ड डिसीजन मिलकर एक एम्पायर बना सकते हैं। तो ये थी एमिरेट्स की पूरी कहानी, एक रेगिस्तान से उड़कर दुनिया के आसमान को कंक्योर करने की कहानी, एक $10 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से $5 बिलियन एनुअल प्रॉफिट तक का सफ़र। एक ऐसी एयरलाइन की कहानी जिसने प्रूव किया कि अगर विज़न बड़ा हो, एक्सक्यूशन शार्प हो और रिस्क लेने की हिम्मत हो तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। और शायद यही वो सबसे बड़ा लेसन है जो एमिरेट्स ने दुनिया को दिया। इट्स नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ फार यू डेयर टू फ्लाई।